नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में बीजेपी का जबरदस्त हंगामा। मार्शल ने विधायकों को टांग कर किया बाहर। सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे पीएम मोदी। बेस्टिल डे परेड में होंगे शामिल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की यात्रा पर फिर उठाए सवाल। बंगाल में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर भड़की ममता बनर्जी। कांग्रेस को भी धमकाया, कहा इन हालातों में विपक्षी एकता नहीं हो पाएगी संभव। विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। कुनबा बढ़ाने के बीच एनडीए 18 जुलाई की बैठक में दिखाएगी ताकत। बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की मीटिंग। आसमानी आफत से दिल्ली में तबाही। यमुना के बढ़ते जल स्तर ने खोली केजरीवाल सरकार की पोल। लाल किले से लेकर आईएसबीटी समेत कई इलाकों में भरा पानी। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे बिहार में मचे बवाल की। बिहार में आज एक बीजेपी नेता की मौत हो गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इतनी लाठियां बरसाई कि बीजेपी नेता ने दम तोड़ दिया। दरअसल बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी के मुद्दे पर बिहार सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। इसमें कई लोग घायल भी हो गए। इससे पहले सदन में बीजेपी का हंगामा देखने को मिला। भाजपा लगातार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। इसी को लेकर आज चौथे दिन भी बवाल जारी रहा। कहीं बीजेपी के विधायक टेबल थपथपाते दिखाई दिए तो कोई कुर्सी उठाकर हंगामा करने लगा। वहीं कुछ नेता कागज फाड़ते हुए हंगामा करते देखे गए। इस दौरान बीजेपी विधायक जीवेश कुमार को अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शल ने टांग कर आउट कर दिया। तो सब क्यों बिहार के हालात इतने बेकाबू हो गए हैं, जिसमें बीजेपी नेता की हत्या भी हो गई? देखिए, ये नीतीश कुमार का दंभ और अहंकार है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, उसको पिटाई कर दी जाती है। कल किसानों के ऊपर डंडे चले। कहाँ ये टिकैत, कहाँ ये अन्नदाताओं के ऊपर आंसू बहाने वाले लोग। और आज तो इंतहा हो गई। ये डेमोक्रेसी बचाने का ढोंग रचते हैं। और अपोनेंट पीसफुली अगर कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हो तो आप लाठी से मार मार के उसको मार देंगे। आप 6-7 लोग घायल भी हैं। तो ये किस तरह का सुशासन है? मांग क्या की जा रही है? मांग तो बस इतनी ही की जा रही है कि जो पिछली बार नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप लगा करके गठबंधन तोड़ा था, वो सवाल आज भी बरकरार है। आपके डिप्टी के ऊपर चार्जशीट में उसका नाम आ गया है। आप राजनीति में एथिक्स की बात करते थकते नहीं हैं, और जब आपको एक्शन लेना होता है तो आप चूक जाते हैं। तो विधानसभा में ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये समझिए योगी आदित्यनाथ का नाम किसी चार्जशीट में आ जाए, चैन लेने देंगे कोई? ये कोई दिल्ली में कोई पत्रकार चुप बैठेगा? छाती पीट रहे होते सब। लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर नाम आया है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग की जा रही है। तो पहले आपने मार्शल से एमएलए को बाहर कर दिया। भाई, भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है या नहीं है इस देश के अंदर में? और जब वो पीसफुली प्रोटेस्ट, अगर भाई कोई हुड़दंग कर रहा हो, कोई तोड़फोड़ कर रहा हो, तब बात समझ में आती है। कुछ हुआ नहीं, लेकिन आपने घेर घेर के ऐसे पिटाई की कि जैसे ये कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। नीतीश कुमार को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि आज जिसकी वो मौत और जिस तरीके से जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर वो डंडे चलवा रहे थे, उन्हीं के कंधों पे, उन्हीं की मेहनत से नीतीश कुमार चुनाव जीतते आए हैं। आज गठबंधन बदल गया तो कोई गिरगिट की तरह इस तरह से रंग बदल लेगा, ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिहार में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
वहीं पीएम मोदी आज अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए पेरिस पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपनी सफल यात्रा की जानकारी देते हुए इस दौरे से भारत फ्रांस सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना जताई। अब कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी के सम्मान में एलिसियन पैलेस में प्राइवेट डिनर का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की ये 6ठी फ्रांस यात्रा है। डॉक्टर साहब, कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है प्रधानमंत्री की ये यात्रा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार मोदी जी की इस यात्रा पर सवाल उठा रहा है। देखिए, आपने बताया बेस्टिल डे के ऊपर उनको चीफ गेस्ट बनाया गया है। क्या है इसका महत्व? तो जिस तरीके से हम लोग गणतंत्र दिवस बनाते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उस दिन उस फोर्ट के ऊपर आम जनता का पूरा कैप्चर हुआ था। इसलिए वो दिन अपने इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को ये सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री से बेहतर नाम कौन हो सकता है? तो इन्होंने बुलाया। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी हुई है, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्यों चले गए, मणिपुर क्यों नहीं गए? भाई मणिपुर भी जाएंगे और वो फ्रांस भी जा रहे, कोई प्राइवेट टूर पे नहीं गए। वो कोई राहुल गांधी नहीं है कि अमेरिका जाए, 5 दिन कार्यक्रम करें और 15 दिन गायब हो जाएं, किससे किससे मिले पता नहीं चले, क्या क्या करें पता नहीं चले, कौन से क्लब गए किसी को मालूम नहीं चले। तो ये तो स्टेट विजिट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। नंबर 2, पूरे यूरोपियन यूनियन में, पूरे यूरोप के पावर हाउस में गिनती होती है फ्रांस की। यूरोप के जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस, ये सब सुपर पावर्स में इनकी गिनती होती है और उनके साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। हमें अपने नेवी के लिए रफाल मिल रहा है, स्कॉर्पियन मिल रहा है, कई सारे और भी जो हमारे रिश्ते जो है वो सुधरने वाले हैं, बहुत सारे समझौते होने वाले हैं। तो ये देश के लिए बेहतर चीज़ें हो रही है। तो हिंदुस्तान का विपक्ष, उसमें भी इनको पेट में दर्द होता है। तो ये पता नहीं किस तरह का हिंदुस्तान का विपक्ष है कि हिंदुस्तान के साथ कुछ भी अच्छा होता है ये मातम करने बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, राजनीतिक लिहाज से जाहिर तौर पर यह यात्रा भारत के लिए अहम मानी जा रही है। आगे बात करेंगे ममता की विपक्ष को धमकी की। बंगाल में चुनावी हिंसा पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी लगातार ममता सरकार को निशाने पर ले रही है। इसी बीच बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है, जिससे ममता बनर्जी भड़की हुई हैं और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस से भी ममता नाराज दिखाई पड़ रही हैं। हिंसा के लिए जिस तरह से कांग्रेस ममता सरकार पर हमलावर है, उसके बाद बनर्जी ने कांग्रेस को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार बताते हुए पार्टी को सीधी धमकी दी है कि कांग्रेस के इस रवैये के बाद विपक्षी एकता संभव नहीं हो पाएगी। डॉक्टर साहब, क्यों ममता बनर्जी इतना ज्यादा आग बबूला हो गई है बंगाल? आग बबूला इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी वहां लगातार हमले कर रही है। सिर्फ हमले ही नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दी। भारतीय जनता पार्टी भी दरवाज़ा खटखटा रही है। तो इनको ये लग रहा है कि सारे लोग मिलके कहीं कोई प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, और ये प्रॉब्लम बीजेपी या कांग्रेस से नहीं, ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई है कलकत्ता हाईकोर्ट में। चीफ जस्टिस ने जिस तरह के बयान दिए हैं कि मातम छाया हुआ है टीएमसी के पूरे कुनबे में। वो क्यों? क्योंकि जज साहब ने तमाम रिजल्ट्स के ऊपर, जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ जीती है टीएमसी, उसके ऊपर अभी स्टे लगा दिया। भाई रुक, अभी जब तक फाइनल डिसीजन ना हो जाए। क्या मांग हो रहा है? गवर्नर की तरफ से बात कही जा रही है कि 7500 जगहों पे फिर से होना चाहिए। उसके अलग जो पिटीशन जो डाला हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, उसमें 6600 अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में वहाँ पे फिर से रिपोलिंग की मांग की जा रही है। और अभी इसकी सुनवाई 17 तारीख को होगी, लेकिन
जज साहब ने पहले ही वो ताना बाना बुन दिया है। जज साहब ने कहा है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है, चाहे वो पोलिंग हो, चाहे वो काउंटिंग हो, चाहे वो रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो, मतलब सब कुछ लिम्बो में, इट इज हैंगिंग। और जज साहब ये भी कह रहे हैं कि तुम लोगों ने कोर्ट की अवहेलना की। तुमने जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह का तेवर दिख रहा है चीफ जस्टिस का, वो स्टेट इलेक्शन कमीशनर को कहीं बाहर का रास्ता ना दिखा दें, कहीं जेल वेल ना डाल दें, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है हाईकोर्ट के अंदर। तो ये चिंता का विषय है। और हाईकोर्ट की तरफ से कोई इस तरह का बयान आ जाता है या किसी लोगों को बाकायदा सजा दे दी जाती है, तब ममता बनर्जी ये जो डेमोक्रेसी मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये फिर कह नहीं पाएगी, बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी ममता बनर्जी। और इसके लिए ममता कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार बता रही है। जी बिल्कुल, हिंसा पर जहां ममता सरकार घिर गई है, तो वहीं कांग्रेस के अड़ियल रवैये का असर अब सीधे विपक्षी एकता पर पड़ता नजर आ रहा है। अगली खबर में बात करेंगे एनडीए और विपक्ष की बैठक की। 2024 चुनाव को लेकर अब तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ विपक्ष है जो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिशों में जुट गया है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। 18 जुलाई को दोनों ही गठबंधनों की बैठकें होने वाली हैं। विपक्ष इस बैठक में एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, तो कुनबे को बढ़ाने के बाद एनडीए की बैठक के जरिए भी बीजेपी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में लग गई है। माना जा रहा है एनडीए की इस मीटिंग में एनसीपी से लेकर शिवसेना, चिराग पासवान और गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों को शामिल किया जाएगा। डॉक्टर साहब, किस तरह बीजेपी इस बैठक के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगी? देखिए, मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि यह बैटल ऑफ परसेप्शन है। विपक्ष कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रायोजित दलाल पत्रकारों के द्वारा ये एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि सारा विपक्ष एक साथ हो गया, सारा विपक्ष एक साथ, मोदी इस बार हार जाएंगे। और कौन लोग हैं साथ में? ये आपस में लड़ रहे हैं। अभी आपने बताया किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी लड़ रही है, येचुरी की पार्टी से भी, डी राजा की पार्टी से भी, और साथ में वो कांग्रेस पार्टी से भी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी भी ममता से लड़ रही है, लेकिन 18 तारीख को सब आ जाएंगे हाथ मिलाने के लिए। येचुरी भी नजर आएंगे, राहुल भी नजर आएंगे और ममता भी नजर आएगी। तो फिर ये किस तरह की एकता है? लेकिन ये बैटल ऑफ परसेप्शन था कि भाई इतने सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, तो इनका कुनबा 24 का है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे में 30 को खड़ा कर देगी। तो परसेप्शन बैटल कौन जीता, कौन हारा? हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी 16 राज्यों में 50% के बेंचमार्क को क्रॉस कर चुकी है वोटिंग के परसेंटेज के हिसाब से। इनको जरूरत भी नहीं है। लेकिन यही है कि बैटल जो है ये परसेप्शन की लड़ाई है, नैरेटिव की लड़ाई है। तो उसके लिए 18 तारीख को चाहे यूपीए हो चाहे वो एनडीए हो, ये तमाशा उस दिन बहुत मजेदार होने वाला है। जी बिल्कुल, विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एनडीए ने भी तैयारी कर ली है और अब 18 जुलाई को बैठक में बीजेपी अपनी ताकत दिखाने वाली है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे दिल्ली में बाढ़ से मचे हाहाकार की। दिल्ली में आई आसमानी आफत ने केजरीवाल सरकार के कामकाज की पोल खोल दी है। भारी बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में चारों तरफ पानी भरा है और दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि लाल किले के साथ साथ यमुना बाजार, आईएसबीटी ऐसे कई इलाके हैं जो डूबते जा रहे हैं और लोग यहां तैरते दिखाई पड़े। अब इस स्थिति को देखकर दिल्ली के सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों से सरकार ने सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। डॉक्टर साहब, यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है, सरकार क्या कर रही है? सरकार वही काम जो करती आ रही है। प्रचार करो, सारे मीडिया वालों को लेकर के गए, सारे मीडिया वालों को वोट दिया गया, आतिशी मार लेना बीच में और बाकी सारे लोग पीछे फोटो खिंचा रहा है। प्रचार प्रसार होना चाहिए, कोई मीडिया वाला नहीं बता रहा। वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, डिबेट करा रहे हैं, खुद पानी के अंदर डूब जा रहे हैं, लेकिन कोई मीडिया आपको ये नहीं बताएगा कि ये जो मुख्यमंत्री है बहुत बड़ा काहिल व्यक्ति है, नकारा व्यक्ति है। लोग घर पहुंच पाए, लोग राशन ले सके, दवाइयां मरीजों तक पहुंचे,
बाढ़ ग्रसित इलाकों में उसकी व्यवस्था पे कोई रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं? कहीं कोई बोट नजर आ रहा है? जो कुछ नजर आ रहा है वो एनडीआरएफ की टीम नजर आ रही है। भाई इतने सारे लोग, और लोगों को हट जाने की अपील कर रहा है ये नटवरलाल। हटाने के लिए क्या व्यवस्था किया है तुमने? और आ गया मीडिया में खड़ा होकर के, भाई ये जो हरियाणा में डैम उसके गेट को खोल दिया गया है उससे बढ़ गया, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये बेईमान लोगों की यही आदत होती है। जरा कोई पूछ रहा है? कहीं कोई एनालिसिस है कि अगर जिस हिसाब से हिमाचल और उत्तराखंड से पानी मैदानी इलाकों में आ रहा है, अगर हरियाणा के उस डैम को नहीं खोला जाए तो हरियाणा में कितने लोगों की मौत हो जाएगी? हजारों लोगों की मौत हो जाएगी अगर वो गेट नहीं खोला गया तो। लेकिन है क्या, एडवर्टीजमेंट का पैसा आता है, सब चुपचाप जो है दिखाना भी मजबूरी है ताकि वो विजुअल अच्छा होता है। तो ये नौटंकी चल रहा है, कोई डिवाइडर के ऊपर बैठ के कोई रिपोर्टिंग कर रही है, तो कोई पानी में बोल रहा है कि भाई यहां तक पानी है लबालब। भाई ये तमाशा करने के लिए थोड़ी है। भाई राहत देने के लिए केजरीवाल ने क्या कदम उठाए हैं? बारिश होगी पानी आएगा ही। ये पढ़े लिखे आईआईटी पास आदमी ये मूर्खतापूर्ण बातें जो कर रहा है, बारिश होगी तो पानी तो आएगा ही। पहली बार डैम खुल रहा है, पहली बार 205 मीटर से ऊपर जो है वो गया है, डेंजर लेवल से ज्यादा यमुना गई है। यह हर साल होता है। तो ये तो गया गुजरा मुख्यमंत्री है जो सिर्फ और सिर्फ तमाशा और अपनी जिम्मेदारी को किसी और के माथे फेंकने का काम करता है। ये बहुत ही जो कह सकते हैं कि आप शब्दों में नहीं बता सकते कि किस तरह का नकारापन जो है इसमें निहित है। जी बिल्कुल, दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ही लापरवाही का ये नतीजा है कि राजधानी आज पानी में डूबती दिखाई दे रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।